आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और दुनिया के मशहूर वकीलों में अपना स्थान बनाने वाले हरीश साल्वे जी के ऊपर। जी हाँ, दरअसल हरीश साल्वे जी ने हमारे देश में जो कॉलेजियम सिस्टम चलता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट के उस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, जिस कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतरीन सिस्टम मानता है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में एनजेएसी कानून बनाया था। उसी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर हरीश साल्वे जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। और यह सवाल सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली बार हरीश साल्वे जी ने उठाया है, इस तरीके का सवाल पहले भी देश के पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू जी उठा चुके हैं। और वर्तमान में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी कई एक बार ये सवाल उठाए हैं। और उसी तरीके का एक सवाल हरीश साल्वे जी ने उठाया है। क्या कहा है हरीश साल्वे जी ने, पहले उनके सवालों को समझते हैं। दरअसल हरीश साल्वे जी, रिपब्लिक टीवी का जो समिट चल रहा है, उस रिपब्लिक टीवी के समिट में हरीश साल्वे जी ने कहा कि कोई एक देश बताओ जहां जज ही जज को नियुक्त करता हो। जी हाँ, यह सवाल बहुत बड़ा है जो हरीश साल्वे जी ने पूछा है कि दुनिया में कोई एक ऐसा देश बताओ जिस देश में इस तरीके का कोई कॉलेजियम सिस्टम हो जिसमें जज ही जजों को नियुक्त करता हो। लेकिन भारत में ऐसा होता है। और इस तरीके का सवाल इसलिए भी उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट में बैठने वाले जो माननीय मिलोड न्यायाधीश देश के हर एक संस्था से पारदर्शिता की उम्मीद रखता है, उसी सुप्रीम कोर्ट में उसी माननीय मिलोड के अपने सिस्टम में इतनी अपारदर्शिता है, उनके अपने कामकाजों में पारदर्शिता नहीं है, तो फिर सवाल तो उठेगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय करता है, इस बात के लिए दिशा निर्देश जारी करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कैसे होगा वो हम तय करेंगे, सीबीआई के अधिकारी का चुनाव कैसे होगा, चीफ का चुनाव कैसे होगा वो हम तय करेंगे। यानी कि सिर्फ माननीय न्यायाधीशों ने इस बात को अब तक नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री कैसे तय होगा उसे मैं तय करूंगा, नहीं तो बाकी जितने भी प्रमुख संस्था है उन सभी संस्थानों में किस तरीके से काम होगा उससे संबंधित, उस संस्था में किस तरीके से सिलेक्शन होगा उससे संबंधित माननीय न्यायाधीशों ने अब तक अलग अलग तरीकों का दिशा निर्देश कई एक बार जारी कर चुके हैं। लेकिन जब मामला इनके अपने संस्थाओं का के ऊपर आता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे संस्था में जो नियम है वो ठीक है, वो इसी तरीके से रहेंगे। यानी कि माननीय न्यायाधीशों को अपने संस्था को छोड़कर, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर देश के हर एक क्षेत्र में पारदर्शिता चाहिए, लेकिन अपने क्षेत्र में पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है इनको। अपने क्षेत्र में इनको, इनके अपने क्षेत्र में क्या होता है उसके विषय में इस देश को जनता की जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के ऊपर, इसी रवैये के ऊपर हरीश साल्वे जी ने यह सवाल उठाया है कि दुनिया का कोई एक देश बताओ जहां पे जज ही जजों की नियुक्ति करता हो। और बिल्कुल सही बात है। दरअसल रिपब्लिक समिट 2024 में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कॉलेजियम सिस्टम पर बात की। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई एक देश बताओ जहां जज ही जज की नियुक्ति करता हो। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम एक राजनीतिक सिस्टम था। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। एससी कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। यह कहते हुए कि लोगों को अदालत को शेष भारत के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है, साल्वे ने दावा किया कि देश को एक अच्छी कानूनी प्रणाली की जरूरत है जो ज्यादातर आयताकार के बजाय पिरामिडनुमा हो। उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छी कानूनी प्रणाली को पिरामिड प्रणाली में लाने की आवश्यकता है, न कि अब जैसी आयताकार प्रणाली में। आज जैसी दिल्ली में बहुत कम अच्छे जज हैं, हमें और भी अच्छे जजों की जरूरत है। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि डोमेन विशेषज्ञताओं को देश की न्यायपालिका प्रणाली में लाया जाना चाहिए। और ये जो सवाल उठाया है हरीश साल्वे जी ने, यह सवाल इस देश का जनता भी पिछले कई सालों से उठा रहा है। इस देश का जनता भी चाहता है कि
जो इस देश का सबसे सर्वोच्च संस्था है, तो उस सर्वोच्च संस्था में ही जब इस बात की पारदर्शिता नहीं है कि वहां पे जो माननीय न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, उन्हें कैसे नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है, तो फिर बाकी क्षेत्रों के लिए जो माननीय न्यायाधीश अपना ज्ञान देते हैं, अपना दिशा निर्देश देते हैं, वो कितना जायज है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से एक एनजीओ गैंग के याचिका पर, एडीआर की याचिका पे, प्रशांत भूषण के याचिका पर एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया, एक ऐसा फैसला सुनाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित, जो इस देश को और आगे बढ़ाने के बजाय, पारदर्शिता लाने के बजाय कई एक साल पीछे धकेल दिया है। जो एक कानून सरकार ने बनाया था, जो 100% सही नहीं था, लेकिन अगर वो 60% भी सही था, तो सुप्रीम कोर्ट का यह जिम्मेवारी था, माननीय न्यायाधीशों का यह जिम्मेवारी था कि उस 60% को 100% तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके संबंध में कोई दिशा निर्देश या कोई फैसला देता। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि सरकार के द्वारा बनाया गया वह नियम, वह कानून जो 60% सही था, उसे भी खत्म कर दिया और आदेश ये दे दिया कि अब तक जब से यह इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी हुआ है, तब से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदे दिए हैं, जितने भी पार्टियों को, उस सबको सार्वजनिक किया जाए, जबकि यह किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा बिजनेसमैन किस पार्टी को चंदा देता है, इस बात की सार्वजनिकता से इस देश के आम नागरिकों का मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना था। और सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड ही क्यों? जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक का रिकॉर्ड क्यों नहीं मांग रहे हो? अब तक का रिकॉर्ड जारी करवाने के लिए फैसले देते कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक जितने भी, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने किस किस पार्टियों को चंदा दिया है, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक करो। लेकिन उसकी जानकारी है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के जरिए अभी भी अगर जांच एजेंसियों को अगर लगेगा या सरकारों को लगेगा कि नहीं, इस चुनाव में या राजनीतिक दल कुछ पैसों का गलत उपयोग कर रहा है, या उनके पास किसी गलत सोर्स से पैसे आ रहा है, कोई गलत व्यक्ति उनको फंडिंग कर रहा है, तो इस सिस्टम के जरिए वो उसकी जांच पड़ताल कर सकता था। लेकिन इस सिस्टम को खत्म हो जाने के बाद ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बचा जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके। और जब इस तरीके का फैसले आता है तो सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, माननीय न्यायाधीशों के ऊपर, कि क्या जिन माननीय न्यायाधीशों ने इस तरीके का फैसले देता है, क्या उन माननीय न्यायाधीशों को इस फैसले के पीछे का जो कारण है वो नहीं पता होता है? इस तरीके का याचिका लेकर किस मकसद के साथ अदालत में आ जाता है, क्या उनको नहीं पता होता? इस तरीके के फैसलों से देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के बिजनेसमैनों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में किस तरीके का माहौल होगा, क्या ये नहीं पता होता है? लेकिन माननीय न्यायाधीशों को इस सब से कोई मतलब नहीं होता है, उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है देश के प्रति, उन्हें सिर्फ पारदर्शिता से मतलब है। तो ठीक है, पारदर्शिता के लिए आप कर रहे हैं तो फिर अपने भी सिस्टम में पारदर्शिता लाइए ना। क्या इस देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों की नियुक्ति हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो किस माध्यम से हुआ है, कैसे हुआ है, किस योग्यता के आधार पर हुआ है? कई एक बार इस देश में देखने को मिला है कि एक नेता को सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा दिया है। इस देश में इस समय सुप्रीम कोर्ट में, अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास है उसमें शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनके परिवार का कोई लोग पूर्व में जज या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं रहा हो। यानी कि आपको जिसको मर्जी होगा, भाई भतीजे, बेटे, पोते, नाती, जितने भी जो भी सगा संबंधी होगा, सबको आप नियुक्त कर लेंगे। उसमें कोई पारदर्शिता की जरूरत नहीं है, उसमें देश के लोगों को इस बात की कोई जानकारी की जरूरत नहीं कि कैसे क्या होता है। लेकिन बाकी जो काम है उसमें आपको पारदर्शिता चाहिए, जो अन्य संस्था है उसमें पारदर्शिता चाहिए। तो फिर जो ये सवाल उठ रहा है, जो हरीश साल्वे जी उठा रहे हैं, अन्य लोग जो उठा रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ठीक नहीं है, यह कोई तरीका नहीं कि एक जज ही दूसरे जज को नियुक्त कर ले, चाहे उनकी योग्यता हो या ना हो। अगर जज ने कह दिया, कॉलेजियम ने कह दिया, तो वह पत्थर का लकीर है, उसे सरकार को मानना पड़ेगा। ऐसा भी सिस्टम है। पिछले बार तो कॉलेजियम और सरकार के जज बीच में इस तरीके का झगड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि शायद सरकार प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देगा, प्रधानमंत्री को जेल भेज देगा, उनके कानून मंत्री को जेल भेज देगा, उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर देगा। इस तरीके का तल्खी बढ़ गया था इस कॉलेजियम और सरकार के बीच में।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर इस देश का लोग क्या मांग रहा है, क्या चाहता है? यही ना कि हाँ, एक ऐसा कोई सिस्टम बने, एक ऐसा तरीका बने जिस तरीका से इस देश के लोगों को भी पता हो कि हाँ, निष्पक्ष तौर से, निष्पक्ष रूप से, पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है। हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए माननीय जज हैं, वह अपनी योग्यता के आधार पे गए हैं। उनके पास इस बात की काबिलियत है। एक जिला अदालत है, उस जिला अदालत में भी अगर कोई जज नियुक्त होता है तो वह एग्जाम देकर, डिग्री उनके पास होता है, वो कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, तब जाकर वो जिला अदालत के जज बनते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अगर कॉलेजियम में बैठने वाले जजों का अगर इच्छा हुआ कि कोई वकील भी है जिनके पास सिर्फ मामूली सा लॉ का डिग्री है, अगर उनका इच्छा हुआ तो उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा देंगे। इस तरीके का पावर है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में। वो योग्यता रखते हैं, नहीं रखते हैं, उनके पास वो क्षमता है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कॉलेजियम सिस्टम को यह लग गया कि नहीं, इस व्यक्ति को हमें जज बनाना है, तो उसे बना देंगे, तो फिर सवाल तो उठेगा ही। और जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सवाल उठ रहा है, लगातार इस देश में उठ रहा है, यह अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, जो उनका तीसरा कार्यकाल होगा वह महत्वपूर्ण फैसलों का कार्यकाल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे कार्यकाल में जरूर इस कॉलेजियम सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कूड़े के ढेर में फेंक देंगे और वह एक ऐसा निष्पक्ष प्रणाली बनाएंगे जिस प्रणाली के जरिए आने वाले दिनों में देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक उपयुक्त और योग्यतापूर्ण न्यायाधीश हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।